बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। शो में हम बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। इसके साथ मेरी पूरी रिसर्च टीम मेरा साथ देगी। देवांशी से हम जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल। बीएसई और एमसीएक्स के लिए एक खास एक्सक्लूसिव खबर लेकर तरुण शर्मा मेरे साथ जुड़ेंगे। आशीष बताएंगे सितंबर तिमाही में कैसे रहने वाले हैं टाटा स्टील के नतीजे, और कुशल से हम जानेंगे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नतीजों का अनुमान। इसके साथ ही एसएच केलकर में ब्लैकस्टोन की हिस्सा बिक्री के आखिर मायने क्या है, ये समझाएंगे वरुण दुबे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज बाजार में किस प्रकार का कारोबार रहा। तो हमने देखा कि एक सुस्ती का माहौल ही पसरा हुआ था, रेंज बाउंड ट्रेड था। कमजोर ग्लोबल संकेतों की वजह से आज दिन भर मार्केट्स अमूमन प्रेशर में रहे और अंत में लाल निशान पर ही बंद हुए। निफ्टी की बात करें तो यहां पर हमने 27 अंकों से अधिक की कमजोरी देखी, लेकिन ये इंडेक्स 18,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो इसने 80 अंक गंवाए हैं और इसकी क्लोजिंग 60,350 के पास हुई है। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो यहां पर 350 अंकों की हमें गिरावट देखने को मिली और ये 39,000 के ऊपर आज बंद होने में कामयाब रहा है। आज मेटल और दिग्गज बैंकों ने बाजार पर खासा दबाव बनाने का काम किया। चलिए आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। एफआईआईज की अगर बात करें, यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक, तो कैश मार्केट में तकरीबन 470 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है उनकी तरफ से। वहीं डीआईआईज की बात करें, घरेलू संस्थागत निवेशक, तो इन्होंने 776 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, बाजार का मूड बिगाड़ने का काम किसने किया, कौन से स्टॉक्स ज्यादा उठापटक दिखाने वाले रहे, इस सब पर बात करने के लिए मेरी सहयोगी देवांशी मेरे साथ बनी हुई है। देवांशी, जरा बताइए कौन से स्टॉक्स में ज्यादा एक्शन दिखाई दिया खबरों के दम पर और कौन से सेक्टर्स आज एक्शन में रहे? जी बिल्कुल, आप देखिए आज हमारे बाजार में कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। फर्स्ट हाफ में सबसे ज्यादा कमजोरी थी, हैवी वेट्स में भी गिरावट थी और सबसे ज्यादा जो गिरावट आती हुई दिखी वो बैंकिंग स्टॉक से आती हुई दिखी। दरअसल आप देखिए एफआईआईज की लगातार बिक्री होती हुई दिख रही है, ग्लोबल मार्केट से भी आज संकेत नेगेटिव होते हुए दिखे और इसी के चलते हमारे बाजार में बिकवाली हावी हुई है। निफ्टी बैंक और ओवरऑल बैंक आज सबसे ज्यादा कमजोर थे, लेकिन सेकेंड हाफ में हल्की सी रिकवरी आती हुई दिखी हैवी वेट्स के चलते, लेकिन उसमें भी हमने देखा निफ्टी में रिकवरी आई है। निफ्टी बैंक आज कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए दिखे। निफ्टी के अगर लूजर्स की बात करें तो इंडसइंड बैंक टॉप लूजर था, हिंडाल्को, टाटा स्टील, कोल इंडिया में भी आज कमजोरी थी। गेनर्स की बात करें तो निफ्टी में एमएनएम ये टॉप गेनर रहा। एयरटेल, यूपीएल जैसे स्टॉक्स में आज करीब 2.5 से 3% तक की मजबूती देखने मिली है। इसके साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे सबसे ज्यादा गिरावट, लेकिन उसमें भी सरकारी बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजों के बाद यहाँ गिरावट देखने मिली। बैंक ऑफ बड़ौदा 5%, यूनियन बैंक में भी गिरावट थी। मेटल स्टॉक्स इंटरनेशनल मार्केट्स में जो कीमतें घटी हैं उसका इम्पैक्ट हमारे बाजार में आता हुआ दिखा। हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में गिरावट थी। इसके साथ ही कई सारे जो स्टॉक्स थे वो लाल निशान में, जैसे कि फर्स्ट सॉल्यूशन, इंडिया सीमेंट्स और स्ट्राइड्स फार्मा में नतीजों के बाद गिरावट देखने मिली है। तेजी की बात करें तो दो सबसे अहम स्टॉक्स रहे हैं जो कि आज फोकस में थे। एमसीएक्स, जहां पे एमसीएक्स जो डेरिवेटिव्स हैं वहां पे एफपीआई के निवेश को मंजूरी मिल सकती है, 6% का उछाल। और एसएच केलकर आज सबसे बड़ी स्टोरी थी, जहां पे हमने देखा 10% जो ब्लॉक डील्स होते हुए दिखे। एक कॉम्पिटिटर ने खरीदा था उसको और इसी के चलते एसएच केलकर में सबसे ज़्यादा तेज़ी आती हुई दिखी है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में। एचईजी ग्रेफाइट इंडिया में जो नतीजों का इम्पैक्ट है वो देखने मिला और इसी के चलते अच्छे गेंस थे, लेकिन ओवरऑल अगर बाजार देखें तो आज काफ़ी कमजोरी के साथ बाजार में कामकाज हुआ है। वेरी वेल देवांशी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि मार्केट में कहां किन पॉकेट्स में एक्शन दिखा और दबाव बनाने का काम आज मार्केट में दरअसल किन स्टॉक्स और सेक्टर्स ने किया है। चलिए अब तैयारी कल की करनी है, अगले दिन के ट्रेड की करनी है, तो इसी पर आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ जी, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। ये बताइए कि कल के मार्केट में कैसी तैयारी करनी, कहाँ ट्रेडिंग का मौका आपको बनता दिखाई दे रहा है कल? गुड इवनिंग नेहा। मुझे लगता है कि ये जो बाजार है ये बहुत मेरिट के बेस पे चल रहे हैं। स्टॉक्स जिसके कंपनी के नतीजे वगैरह बहुत अच्छे दे रहे हैं वही अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कल के दिन की बात करें तो मुझे लगता है कि एक कंजम्पशन और एफएमसीजी का प्ले लेना चाहिए और वो है
KEI इंडस्ट्रीज। ये वायर्स एंड केबल्स में तो लीडर है ही, साथ ही साथ इंजीनियरिंग बिजनेस, प्रोजेक्ट बिजनेस भी बहुत ही बेहतरीन करती है। स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 985 का, टारगेट होगा 1045 का। मैं मानता हूं कि KEI इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वेरी वेल, तो KEI इंडस्ट्रीज पर दाव लगा के चलना चाहिए इंट्राडे के लिहाज से। लेकिन सिद्धार्थ, मुझे ये बताइए कि पोजिशनली आप किस स्टॉक को सबसे बेहतरीन मानते हैं? हमारे जो दर्शक हैं जो कुछ समय के लिहाज से अपना पैसा लगाकर चलना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी स्टॉक रिकमेंडेशन पोजिशनली कौन सी होगी? देखिए, हम एक प्रोडक्ट निकालते हैं जिसका नाम है T20 मतलब पूरे महीने के लिए 20 ट्रेडिंग सेशंस के लिए। और ये जो पोजिशनल तौर पे जो कंपनी है वो है UPL। एग्रोकेमिकल का राजा कहलाता है UPL। विश्व की अगर बात करें तो फिफ्थ एक्सपोर्टर है UPL। 80% एक्सपोर्ट होते हैं इनके साउथ अमेरिका, ब्राजील, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में। कॉस्ट कंट्रोल, हाई मार्जिन बिजनेस, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है एग्रोकेमिकल की। इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट होगा 820 का और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 730 का। अभी करीबन भाव चल रहा होगा 770 का। UPL बहुत ही बेहतरीन कंपनी एग्रोकेमिकल। वेरी वेल, चलिए, तो पोजिशनली UPL पे दाव लगा के चलना चाहिए, ऐसा सिद्धार्थ सेडानी मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल घरेलू कमोडिटी बाजार में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को सेबी से हरी झंडी मिल सकती है। ज्यादा डिटेल लेकर जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी तरुण शर्मा। तरुण, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस पर आगे वर्क अराउंड क्या है? मतलब अब इसकी तैयारी किस प्रकार की होगी? और अगर फॉरेन पार्टिसिपेशन हम घरेलू कमोडिटी बाजार में आता देखते हैं, तो उसकी शुरुआत किन कमोडिटीज से हो सकती है? नॉन एग्री, एग्री या दोनों? क्या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कमोडिटी मार्केट में एंट्री दी जाए या नहीं, इस पर अगले हफ्ते होने वाली कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग पर चर्चा हो सकती है। इसमें यह तय करना होगा क्या जो ये बाजार है इसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए खोला जाए या नहीं। इसके साथ साथ ये भी तय होगा कि क्या शुरुआत में इसको सिर्फ नॉन एग्री सेगमेंट के लिए रखा जाए, और जब ये तय हो जाए कि FPIs का आना कमोडिटी मार्केट के लिए सही है, तो फिर एग्री सेगमेंट के लिए भी FPI अलाउ कर दिए जाएं। इस पे अगले हफ्ते की सोमवार को ये मीटिंग होनी है। इसके साथ साथ कई और मुद्दे हैं CDAC की मीटिंग के, जिसमें है कि जो हाल में 2 कमोडिटीज़ को बैन किया गया है उस पर भी चर्चा होगी, और NCDX अपना एक प्रेजेंटेशन देगा कि किस तरीके से इस बैन की वजह से उनके कारोबार पर असर हुआ है, फार्मर्स की प्राइस डिस्कवरी पर असर हुआ है। इस पर भी चर्चा होगी। इसके साथ साथ सेबी अपनी एक प्रेजेंटेशन देगा, जो हाल में उन्होंने गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को मंजूरी दी है, तो आगे उसकी रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके से गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज काम करेगा, कब तक अप्रूवल्स दिए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी टैक्स के मैटर्स बाकी हैं। एक SCRA का अमेंडमेंट भी इसमें बाकी है, तो उस पर भी सेबी अपना एक प्रेजेंटेशन इस मीटिंग में दे सकता है। लेकिन कमोडिटी मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है, एक बड़ा एंट्री यहाँ पे हो सकती है यदि CDAC इस FPI को अलाउ कर देता है, क्योंकि यदि हम इक्विटी मार्केट में भी देखें तो करीबन 10 से 15% का जो वॉल्यूम है वो FPIs क्रिएट करते हैं, जो हाल में कमोडिटी मार्केट से दूर हैं। वेरी वेल, तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आते हुए मेरे सहयोगी तरुण शर्मा की फॉरेन पार्टिसिपेशन घरेलू कमोडिटी बाजार में देखने को मिल सकता है। इस पर एक मीटिंग होनी है अगले हफ्ते, और फिर ये निर्धारित किया जाएगा कि किस प्रकार से उन्हें पार्टिसिपेशन करने की इजाजत यहां पर दी जा सकती है। और इसी खबर के आने के बाद हमने देखा कि जो MCX स्टॉक है वो तकरीबन 6% भाग गया। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी एक्सक्लूसिव खबर की, लेकिन नतीजों का सीजन है और बहुत बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे आने वाले हैं। कल टाटा स्टील के नंबर्स एक्सपेक्टेड है। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन क्या है, किस प्रकार के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ओवर टू यू। देखिए, नतीजे बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। भारतीय इकाई हो या फिर इनकी यूरोपियन ऑपरेशंस, दोनों लिहाज से आप देखें कि नतीजे जो हैं काफ़ी बढ़िया, शानदार और बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है कि पिछले साल के मुकाबले अगर आप आय का आंकड़ा देखें तो यहाँ पर करीब 60% की ग्रोथ नजर आएगी, और एबिटा यानी कामकाजी फ्रंट पर देखें तो नतीजे और शानदार नजर आएंगे। 232% का इजाफा देखने को मिलेगा।
जो मार्जिन है यहाँ पर देखिए 16% से सीधा बढ़कर 34% का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। एबिटा प्रति टन के फ्रंट पे भी आप देखें तो नतीजे क्वार्टर क्वार्टर, तिमाही दर तिमाही यानी और साल दर साल दोनों लिहाज से आप देखें तो नतीजे काफ़ी शानदार है। और मुनाफा जो है यहाँ पर देखिए पिछले साल 1503 करोड़ का मुनाफा था, क्योंकि इस बार कीमतें बढ़ी हैं, स्प्रेड्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं, इसके चलते 12,722 करोड़ का जो आंकड़ा है वो लाकर चल रहा है। यानी हर लिहाज से आप देखें तो नतीजे जो है बेहद शानदार रहेंगे। नतीजे शानदार रहेंगे। हालांकि आज स्टॉक की कुछ पिटाई हुई, 3% नीचे आज ये बंद हुआ है। सिद्धार्थ से जानते हैं कि कल कैसी तैयारी की जाए। सिद्धार्थ, वैसे तो हम ग्लोबली देख रहे हैं, खासतौर से अगर चाइना की बात की जाए जो कि मेटल का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, वहां पर कीमतें बेतहाशा लुढ़कती जा रही हैं अपने रिकॉर्ड स्तर से। फिर चाहे हम आयन की बात कर लें, स्टील की बात कर लें। मुझे ये बताइए कि आज मेटल सेक्टर में भी हमने खासा दबाव देखा, उसने मार्केट को खींचने का काम किया है। टाटा स्टील अगर इसके नंबर्स को ही लेकर चला जाए तो गोइंग फॉरवर्ड क्या तैयारी करनी चाहिए कल इस स्टॉक में? देखिए नेहा, नंबर्स तो बहुत मजबूत रहेंगे टाटा स्टील के, जैसे सेल के देखे गए थे, सेल के भी नंबर मजबूत थे। तो जिस हिसाब से इंटरनेशनल पैरिटी के जो प्राइजेस हैं स्टील के, इंटरनेशनल प्राइजेस में अभी भी भारत के जो स्टील प्राइजेस है वो सस्ते हैं, तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे भी और थोड़ा रूम हो सकता है प्राइजेस बढ़ने के। नंबर्स अच्छे रहेंगे। अगर आपको लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना है, कल नतीजे आए उसके बाद आप निवेश करें। 1700 के करीब का एक लक्ष्य लेके चल सकते हैं। 12 महीने का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। टाटा स्टील या स्टील सेक्टर अभी भी मैं मानता हूं कि आने वाले 1-2 क्वार्टर के लिए अच्छा बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कुछ भी हो, भारतीय स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतरीन मौके हैं। टाटा स्टील खासतौर से निवेशकों को अच्छा मौका देगा, बशर्ते आप 1 साल का एटलीस्ट व्यू लेकर चले। 1700 का टारगेट आने वाले समय में सिद्धार्थ बनता हुआ देख रहे हैं। चलिए, नतीजों की फहरिस्त में एक और नाम शामिल है, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का। सितंबर तिमाही के नतीजे ये कंपनी भी पेश करने वाली है। कैसे रह सकते हैं नंबर्स, बताने के लिए मेरे सहयोगी कुशल जुड़ चुके हैं। कुशल, जरा बताइए बाजार को बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की अर्निंग्स रिपोर्ट से क्या उम्मीदें हैं? जी, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नंबर्स कल आने वाले हैं और यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो आय और मुनाफे के फ्रंट पर तो अच्छी ग्रोथ रहेगी, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से कॉस्ट इन्फ्लेशन होता हुआ दिखा है उस पर कंपनी का कहीं ना कहीं मार्जिन पर इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आ सकता है। अब नंबर्स पर आप नज़र डालिए तो यहाँ पर जिस तरह से वॉल्यूम ग्रोथ होती हुई दिखी है करीब 25% की, उसके बाद कंपनी की आय में लगभग 27% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं और अब 2000 करोड़ रुपए का जो आय का आंकड़ा है वो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। वही दूसरी तरफ कंपनी की मार्जिन अगर आप देखें तो 34% से घटकर करीबन 30% जो है कंपनी अपनी मार्जिन डिक्लेयर कर सकती है। साथ ही अगर आप देखें तो कंपनी का जो मुनाफा है वहां पर 17% की ग्रोथ रहेगी, 341 करोड़ से बढ़कर लगभग 400 करोड़ का जो मुनाफे का आंकड़ा है वो कंपनी दर्ज कर सकती है। बट डेफिनेटली आपको ये ज़रूर देखना होगा कि मार्जिन ट्रेंड और साथ ही जो प्राइसिंग है उसको लेकर कंपनी क्या कहती है, क्या आउटलुक है उनका, ये हमारे नतीजों पर नज़र रहनी चाहिए। डेफिनेटली, शुक्रिया कुशल हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो प्रीव्यू रखने के लिए। क्विक चेक सिद्धार्थ से लेते हैं। सिद्धार्थ, आज ये स्टॉक चढ़कर बंद हुआ है, जिस तरह के प्रीव्यू की बात कुशल कर रहे थे, कल आपकी क्या सलाह होगी दर्शकों को? मैं मानता हूं कि अगर कहीं नतीजों में थोड़ी सी भी मिस आई तो आपको खरीदारी करके चलना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ऑफ रोड टायर्स में बहुत बेहतरीन है। साथ ही साथ अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि टायर कंपनियों की जो कैपेसिटीज बढ़ रही है भारत में, इसका भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और यूरोपियन बिजनेसेस में जो कैपेसिटीज बढ़ रही है इसका भी फायदा मिलेगा। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे हम पॉजिटिव है। ऑफ रोड टायर्स में बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, कुछ नहीं तो आप यहाँ से 15 से 20% के एक रिटर्न उम्मीद लगा सकते हैं, बट विद इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को डेफिनेटली देख सकते हैं, लेकिन जो भी निर्णय लेना होगा खासतौर से कल वो नंबर्स आते हैं उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं जो कि एसएच केलकर से जुड़ी है। खबर दरअसल ये है कि ब्लैकस्टोन इससे एग्जिट ले चुकी है और इसमें हिस्सा बिक्री की खबर आ रही है। 100% हिस्सेदारी उसने बेच दी है। अब इस हिस्सा बिक्री के मायने क्या है, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी वरुण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, जरा बताइए इस खबर को कैसे समझा जाए और मायने क्या है ब्लैकस्टोन के कंप्लीटली एग्जिट करने के एसएच केलकर से? देखिए, एसएच केलकर में पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी तेजी देखने मिली है और इसका कारण है इस कंपनी में हुए बड़े सौदे। दरअसल ब्लॉक डील के जरिए ब्लैकस्टोन ने इस कंपनी में करीब 10.4% के आसपास का हिस्सा बेचा है। 246 करोड़ में हिस्सेदारी बेची गई है।
दरअसल ब्लैकस्टोन ने 2012-13 में इस कंपनी में 33% हिस्सेदारी खरीदी थी 200 करोड़ के आसपास में, और लगातार ये अपना हिस्सा बेचते जा रहे हैं। 2016 में इन्होंने हिस्सा बेचा, 2017 में इन्होंने हिस्सा बेचा, और अच्छे खासे पैसे बनाने के बाद इन्होंने हिस्सा बेचा है। लेकिन बेचने वाले से बड़ा खरीदने वाला होता है, और इस कंपनी में जो 10.4% हिस्सा है उसको खरीदा है फर्मनिक एरोमैटिक्स ने। दरअसल ये एक स्विस कंपनी है जो कि फ्रेगनेंस के कारोबार में है, यानी कि बेसिकली ये एसएच केलकर की एक ग्लोबल कॉम्पिटिटर है जिसने इस कंपनी में 10% के आसपास का हिस्सा खरीदा है। हालांकि मैनेजमेंट में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसका हिस्सा खरीदना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इस मार्केट में ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो आसपास का मार्केट शेयर है, और भारत में करीब 21% के आसपास का मार्केट शेयर है, जबकि एसएच केलकर का करीब 13% के आसपास का मार्केट शेयर है। लोगों का मानना है कि ये जो निवेश किया गया है ये एक स्ट्रैटेजिक निवेश है, और आगे चल के काफ़ी कुछ जो है वो एसएच केलकर में हो सकता है इस स्विस कंपनी द्वारा। हो सकता है कि आगे चल के और स्टेक खरीदा जाए, हो सकता है कि आगे चल के और कहीं ना कहीं ग्रोथ कैपिटल डाला जाए। इस तरह की खबरें बाजार में हैं। इसके लिए आपने देखा कि इस काउंटर में जैसे ये ब्लॉक डील हुई वैसे ही तेज़ी देखने मिली, और आज के ट्रेडिंग सेशन में एक लगातार फॉलो बाइंग जो है इस काउंटर में देखने मिली है। वेरी वेल। और हरे निशान पर आज ये बंद हुई है। 5% से अधिक की स्ट्रेंथ यहाँ देखने को मिली एसएच केलकर में। शुक्रिया वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस खबर की डिटेल रखने के लिए। सिद्धार्थ सेडानी से क्विक चेक लेते हैं। सिद्धार्थ, आपका व्यू एसएच केलकर में अब क्या बन रहा है? देखिए, एसएच केलकर पे हमारी कोई व्यू नहीं है, ना कोई रिपोर्ट है, बट ये जो ओवरऑल एक्विजिशन है ये और मार्केट शेयर को मजबूत करेगा कंपनी के लिए, क्योंकि भारत में आज सबसे बड़ा मार्केट शेयर अगर किसी का हो तो वो एसएच केलकर का है फ्रेग्रेंसेस में। मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से थोड़े से धीमे से एफएमसीजी प्लेयर्स हैं, उस लिहाज से मैं मानता हूं कि ये भी थोड़ा सा धीमा रह सकता है, क्योंकि एफएमसीजी में आज वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह नहीं दिखने मिल रहा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा धीमापन रहेगा। तो मैं मानता हूँ कि अगर लंबी समय के लिए आपको देखना हो तो ठीक है, बाकी अभी के लिए आपको इससे दूर रहे तो वही बेहतर। अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे ये बताने का। तो आज ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आपका। बताइए कि कल के बाजार में ऑप्शन के जरिए कहां पैसे कमाने का मौका मिल रहा है? जी नमस्कार नेहा। देखिए, भारतीय बाजारों की बात करें तो निफ्टी आज नीचे में गिरावट हुई थी, बट जो रिकवरी हो रही है वो साफ संकेत दे रही है कि बाजार में सेलेक्टिव बाइंग है, और कोई भी डिप आता है तो बाजार में खरीदारी वापस देखने को मिलती है। बट अच्छी बात यह है कि बाजार की रेंज बाउंड उठाफटक के बाद सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दो ट्रेडिंग आइडिया रहेंगे, दोनों पॉजिटिव साइड में रहेंगे। पहला ट्रेड रहेगा भारतीय एयरटेल पे। भारतीय एयरटेल आप देखोगे एक काफी लंबा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट डेली वीकली चार्ट में देखने को मिला है, और प्राइस के ऊपर में 777 790 तक के अपसाइड बनने चाहिए। तो इसलिए भारतीय एयरटेल का 740 का नवंबर का कॉल लेने की सलाह रहेगी। लगभग 14 रुपए के आसपास बंद हुआ है, 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर में भारतीय एयरटेल का 740 का कॉल है वो 26 रुपए का टारगेट छू सकता है। दूसरा ट्रेड रहेगा बाटा। कहीं ना कहीं कंजम्पशन थीम बरकरार है, और जिस हिसाब से ओपन अप पूरा तूल पकड़ रहा है, बाटा और ये रिलेटेड कंपनी से अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। बाटा का ट्रेड सेटअप काफी पॉजिटिव है, स्टॉक अपने न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे 2200 की कॉल लेने की सलाह रहेगी, जो 50 रुपए के आसपास बंद हुई। 33 रुपए का स्टॉप लॉस लगाई, और हमारा मानना है कि बाटा में मौजूदा लेवल से 4 से 5% की तेजी आएगी, और ये कॉल लगभग 83 से 85 रुपए तक के टारगेट को छू सकती है। चलिए, तो ऑप्शंस के जरिए कहां होने वाली है कल कमाई, यहां पर मदद की चंदन तापड़िया ने। चंदन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो डिटेल्स शेयर करने के लिए। चलिए, सिद्धार्थ हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ, आपने इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से दो बेहतरीन स्टॉक्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए। अब जरा लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक सुपर सा स्टॉक बता दीजिए हमारे दर्शकों को। नेहा, लॉन्ग टर्म के लिए सुपर से ऊपर वाला स्टॉक देंगे, और वो होगा जेंसार टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी स्पेस की मिड कैप कंपनी, बहुत ही बेहतरीन कंपनी वो है जेंसार टेक्नोलॉजी। बैंकिंग, कंज्यूमर सर्विसेज की ड्राइवर सेक्टर है ये कंपनी के लिए। ये क्वार्टर के नतीजे भी अच्छे थे, और 2 नए क्लाइंट ऐड किए हैं $10 मिलियन के। 2 नए क्लाइंट। टोटल ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो $190 मिलियन से कुछ कम का ऑर्डर बुक है।
बहुत ही मजबूत कंपनी, फंडामेंटली बहुत बेहतरीन कंपनी। साथ ही साथ ये कह दूं कि जनवरी 2021 में इनके नए सीईओ आए हैं। इनका भी एक रोड मैप जो है कंपनी को ले जाने के लिए आने वाले 8 से 10 क्वार्टर के लिए वो दमदार है। जेंसार टेक्नोलॉजी पे खरीदारी की राय है, टारगेट होगा 562 का। वेरी वेल। चलिए सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ब्रॉडर मार्केट्स पर और चुनिंदा अपने पसंदीदा स्टॉक्स कल की तैयारी के लिहाज से हमारे दर्शकों के साथ आज शेयर करने के लिए। चलिए, और इसी के साथ बाजार आज और कल में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर बताएंगे कमाई के ढेरों मौके। आप बने रहिए, देखते रहिए जी बिजनेस।